नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आनंद कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड पटवारी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। बहुत प्रतीक्षित परीक्षा थी और ये संपन्न हो गई शांतिपूर्वक। और आपने देखा कि लोक सेवा आयोग ने जिस स्तर पर परीक्षा को करवाया है वो उन प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा मैं अपने दृष्टि में समझता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो पिछले ग्रुप सी के पेपर आते रहे हैं जो कि अधीनस्थ चयन आयोग ने बनाए थे, और अब जो लोक सेवा आयोग ने पेपर बनाया है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा स्वयं भी कि पटवारी की 2 बार परीक्षा हुई, और इन दोनों बार जो परीक्षा हुई और दोनों बार प्रश्न पत्र को आप देखें तो आप देखेंगे कि जो पेपरों का जो दोनों का स्तर है वो लगभग समान ही रहा है। लेकिन जहाँ तक प्रश्नों की बात है, उनके स्तर की बात है, तो प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और डिफर फ्रॉम प्रीवियस दिखाई दे रहा है। यानी कि जो प्रीवियस कमीशन था उससे इस कमीशन का प्रश्न पत्र लेने का जो स्टाइल था या जो स्तर था वो अलग ही था। मैंने अपने कई बार अपने वीडियोस में ये भी बात कही है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन कराता है और अपने स्तरीय प्रश्नों को वो रखता है। वही हमें उसकी बानगी या उसका एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर इस पेपर में दिखाई दिया है। मैं बार बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, अब फिर इस बात को कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी को लोक सेवा आयोग के स्तर के अनुरूप बनाने का प्रयास करें, ना कि अब उसी ढर्रे पर चलने की कोशिश करें। नहीं, हमें अब अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहन करना होगा। जो आपका प्रश्न पत्र 12 तारीख को आया है उसके कुछ प्रश्नों को हमने विश्लेषण के साथ साथ वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। इसमें फिलहाल आज हम कुछ प्रश्नों को हल के साथ आपके साथ आए हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। संभव है कि आपने आंसर की जहां से भी आपको प्राप्त हुई होगी आपने जरूर मिलान कर लिया होगा, लेकिन इन प्रश्नों के विस्तृत विवरण के साथ हम इस वीडियो को लेकर के आपके साथ आए हैं। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है और प्रश्न को हल करने का तरीका या हल करने का मेथड क्या होना चाहिए। हमारी सोच उस समय किस तरह से होनी चाहिए प्रश्न को हल करने की। तो इनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। आप उन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आया उसको मैंने अंकित किया यहाँ पर कि राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, जिसने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था और ये प्रश्न का उत्तर जो था वो पौंडीचेरी है। पुंडुचेरी के नाम से आपके पास ऑप्शन था। मैंने यहाँ पौंडीचेरी लिखा है तो पौंडीचेरी आंसर इसका बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक अंक जो हैं वो पांडिचेरी ने पाए हैं। और अगर आपसे अगली बार कभी ये पूछा जाए कि कम अंक किसने प्राप्त किए हैं तो आपका उत्तर होगा झारखंड एवं बिहार। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसको हम कहते हैं एसपीआई सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 110वें नंबर पर था 169 देशों की सूची में। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न भी, ये तथ्य भी अच्छा है। और ये भारत में इसे जारी कौन करता है, भारत में इसे जारी करने का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न आपके लिए बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं, जो कि आपकी परीक्षा का था, वर्ल्ड कप फीफा 2022 जो हुआ उसमें फाइनल में कौन सी टीमें थीं। साथियों, मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला था जिसमें फुटबॉल को लेकर के मैंने सारे विवरण को आपके सामने रखा था। संभव है कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको वीडियो रीसेंड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। उसमें फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के पूरे प्रश्न उसमें मैंने कवर किए थे। तो फ्रांस और अर्जेंटीना इसमें दूसरा ऑप्शन था। फ्रांस और अर्जेंटीना विश्व कप फाइनल में पहुंचे और अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट को जीता। और अर्जेंटीना ने ये टूर्नामेंट कितनी बार जीता है? 3 बार उसने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आया है। आगे देखते हैं। किस खेल में नीरज चोपड़ा का संबंध है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक में है। साथियों, भाला फेंक में
इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके पहला स्थान हासिल किया था। और ये ओलंपिक था 2021 का, जो कि जो वर्ष था वो 2021 था, लेकिन ये 2020 में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते ये आयोजन नहीं हो सका। खेले गए जो ये खेल थे वो 2021 में खेले गए थे, और इन खेलों में इनको गोल्ड मेडल मिला, और ये टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में ये हुआ था। और इसी के साथ एक प्रश्न यहाँ पर और ऐड कर दे रहा हूँ कि 2024 में अगला ओलंपिक होना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि 21 में हुआ है, 21 और 4 25 में होना चाहिए, लेकिन वर्ष जो है, आयोजन का वर्ष जो है 2021 है, लेकिन जो ओलंपिक का वर्ष था वो 2020 ही काउंट होगा। तो इस लिहाज से अब 2024 में इसका अगला आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न देखते हैं, जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो अपना स्थान पाया है? तो ये देखते हैं हम, जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर 14वें उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त किया है? तो मार्गरेट अल्वा इसका सही उत्तर है। मार्गरेट अल्वा, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल भी रहीं, ये संयुक्त मोर्चा कह लीजिए या जो विपक्ष था उनकी जो संयुक्त कैंडिडेट थी। और ये अगर हम बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में, तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड का राज्यपाल का पद लगभग 3 साल रखा। 6 मई 2009 से लेकर के ये रही आपका 14 मई 2012 तक इन्होंने राज्यपाल का पद यहाँ पर धारण किए रखा। तो अच्छा प्रश्न ये भी मार्गरेट अल्वा के संबंध में भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तर है इसका कर्नाटक का हुगली। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये उद्घाटन जो हुआ था 12 जनवरी 2023 को हुआ। और ये राष्ट्रीय 26वां जो हुआ है वो 23 में ही हुआ है, और बहुत लेटेस्ट उसने क्वेश्चन आपके लिए डाला है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था हुबली में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, जब हम 12 जनवरी का दिन मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। और इसके आरंभ की अगर हम बात करें तो ये आरंभ कब हुआ था? तो ये 1984 में पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो ये तथ्य भी आप जोड़ लिए इसके साथ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में काम कौन करता है? तो साथियों कैग करता है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस निर्णय में माना कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है? यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये निर्णय था साथियों बेरुबाड़ी मामला 1960 में। इस निर्णय में कहा गया था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। हालांकि बाद के जो निर्णय थे उसमें यह मान लिया गया था कि संविधान का भाग ही है प्रस्तावना, और इसमें परिवर्तन किए जाने का अधिकार 368 अनुच्छेद में है। तो अगला देखते हैं हम प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया? साथियों ये भी प्रश्न अच्छा था, संविधान से प्रश्न है, और इसका उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु पर जो है इस पद को धारण किया था। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, और इन्होंने राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो पूरा किया 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक किया। और ये 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो रहा है। और इनके एक तथ्य और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के संबंध में मैं बता दूं कि पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, और पहले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो ये तथ्य भी आप अपने पास संजो लीजिए, आगे काम आएंगे आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोविड-19 में भारत का कौन सा क्षेत्र कम प्रभावित हुआ? तो आप बहुत जोर शोर से इस बात का प्रचार भी किया गया था कि कृषि क्षेत्र ऐसा रहा जिसने कोविड में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया और एक श्वास देने का काम किया। तो इसमें देखिए 3.6 पॉइंट की वृद्धि इसमें हुई थी, और 2021 और 22 में
इसमें वृद्धि हुई 3.9 की। तो वर्तमान में जीडीपी में 20.2% का इसकी भागीदारी कृषि की जीडीपी में है। तो जीडीपी में कृषि की भागीदारी अवश्य कम हुई है, लेकिन कोविड जैसे संकट में कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहा? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। 26 जनवरी में अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ इनका, और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो है इन्होंने सलामी ली। और साथ ही एक तथ्य मैं यहाँ पर और बता दूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इस परेड का आयोजन किया जाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि जो 26 जनवरी पर सलामी परेड होती है उसमें उसकी व्यवस्था कौन करता है, वो किस मंत्रालय के अधीन होती है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। और साथ ही एक चीज़ और भी इसमें जोड़ लीजिए कि 1950 में ये पहली परेड आयोजित की गई थी, तब से ये लगातार परेड जारी है। अगली बार देखते हैं हम, क्वेश्चन है 338 आर्टिकल किससे संबंधित है? 338 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट 338 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल सही था। और 338 ए की अगर हम बात करें तो 338 ए जो आता है वो आता है एसटी के लिए। 338 ए जो है वो एसटी के लिए आता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर अच्छा बन रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख का पद हटा दिया गया? तो ये संशोधन था साथियों 7वां संशोधन। और ये संशोधन 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक था। अनुच्छेद 19(2) में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा का है? तो प्राकृत भाषा का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो राजा खारवेल थे वो कलिंगा के राजा थे, और कलिंगा के राजा थे जब 261 बीसी में अशोक के साथ इनका युद्ध हुआ, तो कलिंग शासन अशोक के अधीन आ गया था। तो ये हम प्रश्न देखते हैं कि ये इस समय हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला हुआ माना जाए। अगर हम आज के समय की बात करें तो ये ओडिशा में हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? ओडिशा में हमें प्राप्त होता है, उदयगिरी पहाड़ी में ये प्राप्त होता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अकबर शासन में आमिल किस पद पर नियुक्त होता था? अकबर शासन में आमिल जो था वो एक राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था। राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था, और राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था। और किस स्तर पर कार्य करता था? ये इसका उत्तर है, परगना स्तर पर ये कार्य करता था, और ये राजस्व को कलेक्ट करने का काम करता था, जिसकी रिपोर्ट उसे शासन में यानी कि केंद्रीय शासन में राजा के पास या बादशाह के पास देनी पड़ती थी। तो ये उत्तर इसका बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे साथियों सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने इसकी स्थापना 1893 में की थी। और इनके साथ राजा शिव प्रसाद सिंह भी थे। राजा शिव प्रसाद सिंह भी इनके साथ थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेजों के पक्ष में मुस्लिम्स को लाना और कांग्रेस के समकक्ष एक मुस्लिम संस्था खड़ी करने का इनका उद्देश्य था। जैसा इतिहास में मैंने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी साथियों पुराना क्वेश्चन है। कूका आंदोलन का जो आरंभ हुआ था 1871 से लेकर के 72 के मध्य माना जाता है, और ये पंजाब में हुआ। पंजाब में हुआ था, और इनको करने वाले जो लोग थे वो नामधारी लोग थे। ठीक है, नामधारी। तो राम सिंह नामधारी ने इसका आरंभ किया था, इसे आरंभ किया था। और ये किस लिए हुआ था कूका आंदोलन? कूक यानी कि गूंज, ये आंदोलन था, और ये आंदोलन था गौ हत्या के खिलाफ।
गौ हत्या के विरोध में हुआ था। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भविष्य में फिर से आने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अल हिलाल किया था मौलाना आज़ाद ने, और मौलाना आज़ाद ने जो इसे शुरू किया था वो 1912 में शुरू किया था। कब किया था? 1912 में। कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। तो ये भी अच्छा तथ्य इसके साथ है। और ये किस भाषा में था अल हिलाल? उर्दू में, उर्दू भाषा में हुआ था। तो बढ़िया तथ्य इसके साथ जोड़े हमने, आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे बाह्य परत की बात वो कर रहा है, तो ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल का मतलब क्या होता है? बहिर्मंडल का मतलब होता है एग्जोस्फियर। क्या होता है? एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो सकता है। वायुमंडल की जो परतें हैं वो आपने देखी है, सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। क्या होती है? क्षोभ मंडल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में। तथ्य जोड़ते रहिए, अपनी तैयारी के साथ अपने नए तथ्यों को जरूर जोड़ते रहिए। अगला प्रश्न आता है, कौन मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर है वो इस प्रभावित नहीं करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम जिसको बोलते हैं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक था। जिन्होंने ये आंसर दिया है उनका ये आंसर ठीक होना चाहिए। आयोग अपनी सूची जब देगा, आंसर की देगा, तब आप इनसे मिलान अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, स्थानीय पवनों में कौन अल्पस में नहीं, अल्पस में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है फान। फान जो है, फान, FAHN, फान। फान जो है वो दक्षिण अल्पस में एक गर्म हवा है। दक्षिण अल्पस में एक गर्म हवा है फान। और ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है। और इसको अंगूर पकाने वाली भी पवन कहते हैं, अंगूर पकाने वाली पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? नो डाउट हरियाणा इसमें सही उत्तर है। और हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का है। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084। और अगर हम उत्तराखंड के लिंगानुपात की बात करें तो वो है 963। और अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करें तो हम देखते हैं 943 महिलाएं 1000 पुरुषों के अगेंस्ट हैं। तो ये तथ्य हमने इसके साथ जोड़ दिए हैं, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बॉक्साइट निक्षेपों में कौन उड़ीसा में नहीं है? तो साथियों, बोलंगिरी, कोरापुट और संबलपुर ये तीनों हैं, और डुमका इसमें नहीं है। तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर ये होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक बॉक्साइट यहीं पर ही होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। और एक चीज और देखिए कि चौथा स्थल है उड़ीसा, विश्व में बॉक्साइट निक्षेपों के मामले में चौथा स्थल है। तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को भी, बॉक्साइट के संबंध में तथ्य है। अगला प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI ऑटोमेटिक रूट से कितनी लाई जा सकती है? तो इसका ये उत्तर हम देखते हैं 100%। 100% FDI में 100% FDI लाने का जो रास्ता खोला नरेंद्र मोदी सरकार ने, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 100% FDI लाए जाने की व्यवस्था कर दी गई है, जैसे कि पर्यटन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कोयला हो गया, इस तरह के क्षेत्रों में किया गया है। तो ये तथ्य इसमें जोड़िए आप अपने साथ। 25वां प्रश्न है, आज के इस जो पटवारी परीक्षा हुई है उसकी जो हमने पहली विश्लेषण आपको भेजा है पहली वीडियो में, उस पहली वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि भारत का दूसरा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी उद्योग जो है वो भारत का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो इसमें हम ये तथ्य और जोड़ते हैं कि जो पहला है वो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन या कपास जिसे हम कह सकते हैं कि पहला कृषि आधारित उद्योग भारत का कपास है, और दूसरा जो है वो चीनी बैठता है। इसके अलावा जो है भारत की अगर बात करें तो भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो साथियों, ये प्रश्न जो है वो आपने किए हैं 25 प्रश्न इस वीडियो में आपको हमने दिए हैं। पटवारी की परीक्षा के संबंध में अगले 25 प्रश्न हमारे अगले वीडियो में आएंगे।
आपको मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मनोबल और अपने नैतिक बल को बढ़ाए रख मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।